करेंगे मेजर्स ऑफ एक्यूरेसी। आप कोई भी मॉडल क्रिएट करते हैं, आप उसमें दो फेजेस हैं, दो डिस्टिंक्ट फेजेस हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज कि आप वो मॉडल बनाते हैं, सेकंड फेज इज कि आप उस मॉडल को टेस्ट करते हैं। मॉडल जब बनाते हैं तो उसके लिए हमारे पास हिस्टोरिकल डाटा भी अवेलेबल हो सकता है, तो उस डाटा की बेस पे हम मॉडल यानी कि सेट ऑफ रूल्स जो है एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द डाटा एक्चुअली। और इन सेट ऑफ रूल्स को एक्सट्रैक्ट करने का पर्पस क्या है कि हम फ्यूचर में अगर ए सिमिलर डाटा सेट, नॉट सेम इफ नॉट सेम, सिमिलर डाटा सेट अगर हमारे पास आता है, सिमिलर सिनेरियो आता है, तो उन सेट ऑफ रूल्स की बेस पे हम उसको प्रिडिक्ट कर सकें या फोरकास्ट कर सकें, ठीक है, या उसमें अपने डाटा पॉइंट्स को ग्रुप कर सके इन अ पर्टिकुलर वे, इन अ पर्टिकुलर ज्योमेट्रिक मे बी पैटर्न एज वेल। सो जब हमारा कोई मॉडल बन जाता है तो अब हम टेस्ट करना चाहते हैं ऑन आवर टेस्ट डाटा सेट, बट द बिग क्वेश्चन इज कि हम कैसे एंड पे जज करेंगे कि हमारा मॉडल जो है वो इफेक्टिव था या नहीं। हमारा मॉडल जो है वो उसने टेस्ट डाटा सेट पे या किसी अननोन डाटा सेट पे कैसा परफॉर्म किया, किस तरह से परफॉर्म किया। तो इसके लिए हम एरर कैलकुलेट करते हैं अपने मॉडलिंग प्रोसेस में। तो एरर जो सिंपलेस्ट वर्ड में है कि प्रेडिक्टेड और एक्चुअल आउटकम का डिफरेंस, ठीक है। आपके पास डेटा में एक एक्चुअल आउटकम है, अगर वो कंटिन्यूस वेरिएबल है यानी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है तो इट कैन बी एनी वैल्यू, ठीक है। और अगर वो डिस्क्रीट आउटकम है तो इट कैन बी एनी क्लास, मतलब क्लास ए, क्लास बी, आउटपुट 1 या आउटपुट 2, वो डिस्क्रीट आउटकम हो गई उसकी, ठीक है। इन आइदर केस हमारे पास एक्चुअल वैल्यू हमें पता है, और दूसरा हमारे मॉडलिंग प्रोसेस से ने हमें जो प्रिडिक्ट करके दिया उन टेस्ट डाटा सेट। सो हमने करना है एरर कैलकुलेट टू जज आवर मॉडल। इसमें सिंपल फॉर्मूला तो ये है कि अच्छा आप कहते हैं यार कि एक्चुअल प्रेडिक्टेड का डिफरेंस निकाल लो। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर आप देखें तो डाटा पॉइंट 1 और डाटा पॉइंट 2 मसलन दिया हुआ है। डाटा पॉइंट 1 में एक्चुअल वैल्यू 100 है और डाटा पॉइंट 2 में भी 100 है, लेकिन प्रेडिक्टेड वैल्यू एक में 120 है, दूसरे में 80। अगर आप इसमें एरर कैलकुलेट करें कि एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड, तो आपके पास 20 का डिफरेंस आता है, एक में प्लस में एक में माइनस में, ऐसा ही है। अब हम अगर सिर्फ एरर अलोन को लें तो हमारा एरर इसमें एक्यूमुलेट होकर 0 बन जाएगा, जस्ट लाइक हियर, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज ने पॉजिटिव वैल्यूज को निगेट कर दिया, उसके इफेक्ट को मतलब ज़ाया कर दिया। तो हम क्या करते हैं, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कैलकुलेटिंग एरर इन केस ऑफ कंटिन्यूस वेरिएबल्स, जहाँ पे हमारे पास एक कंटिन्यूस आउटपुट होती है, ये उन केसेस में है जहाँ पे आप रिग्रेशन करते हैं, लीनियर रिग्रेशन करते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन करते हैं, वहाँ पे आपके पास कंटिन्यूस वेरिएबल या एक पर्टिकुलर आउटकम आती है, उसमें क्लासेस नहीं होती। तो सिंपलेस्ट फॉर्म है एब्सोल्यूट एरर ले लो आप। एब्सोल्यूट एरर से क्या होगा, जो नेगेटिव वैल्यूज हैं वो भी पॉजिटिव आ जाएंगी और आपका कोई जो एक्चुअल एरर है वो डिपिक्ट होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि लास्ट कॉलम में आप देख सकते हैं 40 आया। सेकंड ऑप्शन इज कि आप उसका रूट मीन स्क्वायर ले लो। सो दिस इज द सेकंड ऑप्शन। सेम एग्जांपल, सेम अप्रोच, बस इसमें हमने क्या किया, उसका स्क्वायर ले लिया, इससे हम स्क्वायर एरर ले लिया, ठीक है। तो इन आइदर केस हमारा मकसद था कि हम ये अंदाज़ा लगा सके हमारे डाटा ने, हमारे मॉडल ने कैसा परफॉर्म किया। तो ये तो हो गया उस केस में जब आपके पास डाटा जो है वो कंटिन्यूस है। बट उस केस में जहाँ पे आपके पास डिस्क्रीट आउटकम्स हैं, मतलब पर्टिकुलर आउटकम्स हैं, 2 या 2 से ज़्यादा आउटकम्स हैं। आप कहते हैं यार कि एक क्लास में हेल्दी या पेशेंट, ठीक है, का डाटा हो सकता है, गुड स्टूडेंट और बैड स्टूडेंट, हाई अचीवर और लो अचीवर स्टूडेंट्स का हो सकता है, और बहुत कुछ हो सकता है। तो इसका मतलब है वी वांट टू प्रिडिक्ट, हमने मॉडल क्रिएट किया और अब हमने प्रिडिक्ट करना है कि जी टेस्ट डाटा सेट पे कि अच्छा वेदर सम ये आउटकम 1 है या आउटकम 2 है या आउटकम 3, जितने भी आपके पास आउटकम्स हैं। अब उसमें आप एरर का डेफिनेशन यही रहेगी आपकी, बट उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास उसमें ऑप्शंस आ गई हैं।
उसके लिए हम यूज़ करते हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। ठीक है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो है एक बहुत सिंपल टेक्निक है और इसमें बेसिकली वी फोकस ऑन दैट हाउ मैनी ऑब्जर्वेशंस या हाउ मैनी इंस्टेंसेस हैव बीन क्लासिफाइड करेक्टली और इनकरेक्टली इन आइदर ऑफ द क्लास। आपके पास मैं अगर कहूँ कि 2 क्लासेस हैं, 2 डिस्क्रीट आउटकम्स हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर डाटा सेट में जिसका हेल्दी और डिजीज़ का डाटा है, हेल्दी पेशेंट और डिजीज है, तो अगर मैं इसमें इस पर्टिकुलर केस में मेरे पास हेल्दी के लिए भी एक्चुअल और प्रिडिक्टेड आउटकम होगी और डिजीज़ के लिए भी एक्चुअल और प्रिडिक्टेड आउटकम होगी, तो ये हमारा सिनेरियो बनेगा। तो इसमें ये फ्रॉडुलेंट की यहाँ पे एग्जांपल ये है कि मिसाल के तौर पे इसमें सिनेरियो बहुत सिंपल है। यहाँ पे जो मेंशन की है कि वेदर आप बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की डाटा लेते हैं और उसमें देखते हैं कि कोई ट्रांजैक्शन आपकी फ्रॉडुलेंट है या नहीं है, तो अब इसमें 2 ही कैटेगरी से पॉसिबल हैं। तो एक है एक्चुअल डाटा, एक्चुअली में आपने इस डाटा को, आपको पता है कि या इस डाटा में ये फ्रॉडुलेंट है और ये नॉन फ्रॉडुलेंट है। और एक है आपके ने मॉडल को दिया, मॉडल ने उसमें से एक्सट्रैक्ट किए रूल्स और रूल्स की बेस पे उसने प्रिडिक्ट किया अनसीन या अननोन डाटा सेट पे कि वेदर सम ऑब्जर्वेशन इज फ्रॉडुलेंट और नॉन फ्रॉडुलेंट। तो टुगेदर एक्चुअली देखा जाए तो ये हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन बन गए। वो ऑब्जर्वेशन जो कि एक्चुअली फ्रॉडुलेंट थी और प्रिडिक्ट भी फ्रॉडुलेंट हुई हैं, उनको हम कहेंगे दे आर ट्रू पॉजिटिव, और इसकी ऑपोजिट क्लास यानी कि दूसरी क्लास वो ट्रू नेगेटिव हो गई। दिस इज ऑन द डायगोनल। ठीक है, जो नॉन फ्रॉडुलेंट थी एक्चुअल में और प्रिडिक्टेड भी नॉन फ्रॉडुलेंट ही हुई है। अब इसमें डिफरेंस कहां पे आ रहा है? डिफरेंस है ये फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव में। सो आप कहते हैं कि ऐसी ऑब्जर्वेशन जो कि एक्चुअल में फ्रॉडुलेंट थी लेकिन दे वर प्रिडिक्टेड नॉन फ्रॉडुलेंट, ठीक है, तो वो फॉल्सली नेगेटिव है, मतलब उनको सिस्टम ने प्रिडिक्ट किया है नेगेटिव बट दे आर दिस प्रिडिक्शन इज फॉल्स। और अदर केस में भी ऐसी जो कि फ्रॉडुलेंट नहीं थी लेकिन उनको फ्रॉडुलेंट प्रिडिक्ट किया है सिस्टम, सो वो फॉल्स पॉजिटिव हो गई। तो ये इस केस में हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स में कैलकुलेट करेंगे और इससे हम एक्यूरेसी मेजर करेंगे इसकी। प्रीवियस केस में आवर एक्यूरेसी वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, उसमें एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड और उसका एक्यूमुलेट ले लिया, एब्सोल्यूट लेके, तो दिस इज आवर एक्यूरेसी जी। आपने 60% एक्यूरेसी अचीव कर लिया, 80% जितने भी आपका एरर आ गया उसको निकाल दिया, बाकी आपकी जो है ना वो एक्यूरेसी है। सो इसमें हमारे पास ये वैल्यू हो सकती है सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, मैं भी जो कंसर्न जिससे हूँ वो है एक्यूरेसी। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एक्यूरेसी का फॉर्मूला देखें, ट्रू पॉजिटिव और +2 नेगेटिव, यानी बोथ क्लासेस जो इस डायगोनल पे हैं ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव, जो एक्चुअल में जैसी थी वही वैसे ही प्रिडिक्ट हुई हैं, यानी करेक्टली क्लासिफाइड ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये आपकी एक्यूरेसी है। करेक्टली क्लासिफाइज ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, बाकी जो इसके पैरामीटर्स हैं जैसे सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, उसके बारे में आगे आ रहा है डिटेल में, तो वो उसमें हम डिस्कस करते हैं। बट फॉर टाइम बीइंग आपकी तसल्ली जो ना जानने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वंस यू कंप्यूट दीज नंबर्स हेयर, कि कितनी ऑब्जर्वेशंस जो हैं ट्रू पॉजिटिव हैं, कितनी फॉल्स नेगेटिव हैं, कितनी फॉल्स पॉजिटिव, कितनी ट्रू नेगेटिव, इनसे आप बहुत सारी स्टैटिस्टिकल मैयर्स निकाल सकते हैं। आप सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, जस्ट वो 4 स्कोर्स आपको अगर पता लग जाए, ठीक है। तो एक्चुअली आप डाटा को बहुत तरीके से, अपने मॉडल को बहुत तरीके से जज कर सकते हैं। इसकी ये तो थी सिंपल कॉन्सेप्ट अबाउट कंफ्यूजन मैट्रिक्स। नॉर्मली बाइनरी क्लासिफिकेशन में हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ एक्यूरेसी है, वो है एरिया अंडर कर्व या ROC कर्व। ROC कर्व है और AUC वैल्यू है बेसिकली। सो बेसिकली अगर बात की जाए, मसलन इधर एग्जांपल दी है, लेट्स गो थ्रू दिस एग्जांपल और फिर हम इसको फर्दर भी एक्सप्लोर करेंगे। सो मिसाल के तौर पे यहाँ पे एग्जांपल ली गई है कि अगर आप एक ऑपरेशन टीम में हैं और आप ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शंस देख रहे हैं,
और ये देखने के उनमें से कोई फ्रॉडलेंट हैं या नहीं है, ठीक है। अब चूंकि आप ये रिव्यू कर रहे हैं कि पर्सनली, मैनुअली, एज अ पर्सन, कि कोई चीज़ फ्रॉडलेंट है या नहीं, तो अब इसमें क्या है, इसमें किस चीज़ की कॉस्ट है? मैन पावर की कॉस्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये। अच्छा, दूसरी बात ये कि द बेनिफिट एसोसिएटेड विद द कॉस्ट इज द नंबर ऑफ फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन दैट आर प्रीएम्प्टेड बिकॉज ऑफ मैनुअल रिव्यू। तो मैनुअल रिव्यू कर रहे हैं तो आप सभी को रिव्यू नहीं करेंगे, आप कुछ को, आपको लगता है कि आप कुछ को कर सकेंगे, बाकियों को आप शायद में भी आप स्किप कर दें, या नहीं ये तो ठीक है, ये रेगुलर कस्टमर है या ये रेगुलर ट्रांजैक्शन है, उसको मे बी आप वैसे ही गो थ्रू होने दें। सो कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होगी जिसको आप मे बी कंसिडर भी ना करें, क्योंकि मैनुअल वर्क है ना, और ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं। अच्छा, मैन पावर हो गई, दूसरा प्रीएम्प्शन हो गई, आपने खुद से जो ना अखज़ करके कुछ ट्रांजैक्शंस को बीच में से स्किप कर दिया। ओके, ओवरऑल प्रॉफिट एसोसिएटेड विद दिस स्टेप above is the money saved by preventing fraud minus the cost of manual review. ओवरऑल आपका टेक अवे क्या है कि आपने कितने पैसे बचाए बाय आइडेंटिफाइंग फ्रॉडलेंट जो है वो ट्रांजैक्शंस, और प्लस आप मैनुअली जो काम करने वाले हैं उनको कितना पैसे दे रहे हैं, ये आपकी ओवरऑल कॉस्ट है। तो अगर आपके पैसे जो फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन आपने जो ना आइडेंटिफाई नहीं की लोगों ने, तो इसका मतलब है आपको तो सिर्फ पैसे पड़ रहे हैं, क्योंकि लोग आपने लगाए हुए काम पे। अब उन्होंने अगर दिन में 24 घंटों में कोई एक भी या दो भी फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन नहीं पकड़ी, तो दैट मीन्स आपको तो कॉस्ट उसकी पड़ रही है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन लेबर। ओके, so in such a scenario, a model can come in handy as follows. We could come up with a model that gives a score to each transaction. तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ना मॉडलिंग में ले जाते हैं। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं मैनुअल वर्क को छोड़ो, ट्रांजैक्शन क्योंकि बहुत ज़्यादा है और इसमें कॉस्ट एसोसिएटेड भी ज़्यादा है, तो हम चाहते हैं कि हम इस प्रोसेस को एफिशिएंट बनाएं। हम कहते हैं कि हम ना इससे करते हैं, हर ट्रांजैक्शन को एक स्कोर, प्रोबेबिलिटी स्कोर असाइन कर देते हैं, ठीक है। चलो, each transaction is scored the probability of being a fraud, एक probability असाइन कर दी हर ट्रांजैक्शन को कि ये फ्रॉड हो सकती है, कितने क्या probability है, एक स्कोर। This way all transactions that have very little chances of being a fraud need not be reviewed by a manual reviewer. तो जिन ट्रांजैक्शंस का स्कोर कम होगा, आप कहेंगे यार कि जो ना उनको रहने दो, क्योंकि हमने हर ट्रांजैक्शन को स्कोर असाइन किया, तो आप नेचुरली कहेंगे कि यार जिनका स्कोर हमने हाई असाइन हुआ उनको ही सिर्फ रिव्यू करना चाहिए मैनुअली, बाकी को छोड़ दो, जिनका स्कोर लो है उनको छोड़ दें। ओके, अच्छा, इसका बेनिफिट क्या है? द बेनिफिट ऑफ द मॉडल दस वुड बी टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट नीड टू बी रिव्यूड। एक बेनिफिट ये है इसका कि आपको अगर पहले हज़ारों ट्रांजैक्शन करनी पड़ रही थी, अब आपको सिर्फ शायद में भी 100 या 50 जो जिनकी प्रोबेबिलिटी सबसे हाई है उनको आप सिर्फ रिव्यू कर रहे हैं, तो आपका मैनुअल लेबर कम हो गया, ठीक है। देयर बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स आपको कम लगाना पड़ेगा, नीडेड टू रिव्यू द ट्रांजैक्शन एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द रिव्यूज, ठीक है। हाउएवर, बिकॉज सम ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिव्यूड, however the small the probability of fraud is, there could still be some fraud that is not captured because some transactions are not reviewed. अब आप इस सारे प्रोसेस में, मॉडलिंग प्रोसेस में आपने प्रोबेबिलिटी स्कोर्स असाइन किए हैं, आप बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाली ट्रांजैक्शंस को रिव्यू कर लेंगे। आप कहेंगे जिनकी बहुत लो प्रोबेबिलिटी है उनको बिल्कुल छोड़ दो, या जिनकी लो प्रोबेबिलिटी, अब लो का क्राइटेरिया कौन तय करेगा, रिव्यू करने वाले या मैनेजमेंट, ठीक है। अब आप देखिए इसमें बहुत बड़ा गैप है। अगर मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, आप कहते हैं जो टॉप जिनकी प्रोबेबिलिटी 0.8 से ऊपर है, आप कहते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी 0.8 से ऊपर है उनको सिर्फ रिव्यू करें, बाकियों को छोड़ दें। लेकिन ऐसे प्रोसेस में जिसकी 0.79 है या जिसकी 0.7 है, देयर इज स्टिल अ चांस कि यार कि वो फ्रॉड, या जिसकी 0.5 है, इसका मतलब 50% चांस उसमें भी है, इवन 0.4 वाले में भी चांसेस हैं। हम तो प्रोबेबिलिटी से असाइन कर रहे हैं हमारे सिस्टम, तो दैट मीन्स इस सिस्टम में ये एक फ्लॉ है कि हमने जो चीज़ रिव्यूज के प्रोसेस से बाहर निकाल दी है,
देयर इज स्टिल अ चांस के वो जो है फ्रॉडुलेंट हो, डिफेक्टिव हो, ठीक है। और चूंकि हम उसको बिल्कुल रिव्यू नहीं कर रहे तो वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है। अच्छा, इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो अ मॉडल कैन बी हेल्पफुल इफ इट इम्प्रूव्स द ओवरऑल प्रॉफिट बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस टू बी रिड्यूस। मॉडल इस पूरे सिनेरियो में उसी वक्त हमारे लिए बेनिफिशियल है जब हमें कम से कम ट्रांजैक्शंस जो हैं रिव्यू करनी पड़े और हम इस मॉडलिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने की जरूरत, ठीक है। ओके, सो द स्टेप्स वी फॉलो इन कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर कर्व आर एज फॉलोज। इस तरह करते हैं, स्कोर ईच ट्रांजैक्शन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ऑर्डर द ट्रांजैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रोबेबिलिटी, आपने उनको प्रोबेबिलिटी असाइन की और उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। अब इस डिसेंडिंग ऑर्डर करने में क्या होगा कि जो नॉन फ्रॉडुलेंट होंगी वो कहाँ पे होंगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो वो एट द टॉप होंगे। यार लिख लो खुद ही, लिख लें, CS 714 है, बाद में लिखवा लें। ओके, सो हम बात कर रहे थे कि प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी जब असाइन हुई और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में किया तो आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब नॉन फ्रॉडुलेंट जिनको यानी कि जिनके फ्रॉड ना होने की प्रोबेबिलिटी सबसे हाई है वो टॉप पे होंगी, और बॉटम में कौन सी होगी जिनको बहुत हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी असाइन होगी, ठीक है। आप डिसेंडिंग ऑर्डर कर लिया, एज्यूम करते हैं हमारे पास 1 मिलियन ट्रांजैक्शन है और इसमें से 1% हम कहते हैं फ्रॉडुलेंट है, 1%। तो 1 मिलियन का 1% कितना बनता है, एनीवन, ठीक है। 10,000 उसका 1% बनता है, तो 10,000। अच्छा, अब इस सारे केस में हम क्या करते हैं, हम एक ग्राफ बनाते हैं, हम उसको कहते हैं उसकी एक्स एक्सिस पे हम ROC कर्व को ड्रॉ करते हैं, जिसमें हम टोटल ट्रांजैक्शंस कंसिडर्ड वो मैप करते हैं, और वाई एक्सिस पे हम देखते हैं कि कितनी जो ट्रांजैक्शन है वो क्यूमुलेटिवली फ्रॉडुलेंट हो रही हैं। ओके, वंस वी ऑर्डर द डाटा सेट इंट्यूटिवली ऑल द हाई प्रोबेबिलिटी ट्रांजैक्शंस और फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस, ठीक है, जिनकी प्रोबेबिलिटी हाई है वो फ्रॉडुलेंट है और लो प्रोबेबिलिटी ट्रांजैक्शंस जो है वो फ्रॉडुलेंट नहीं है। Cumulative number of frauds captured increases as we look at the initial few transactions, and after a certain point it saturates as a further increase in transaction would not increase fraudulent transactions. तो बेसिकली इसकी ग्राफ कुछ इस तरह से बने, इसके एक्सेस में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है और दूसरी तरफ पे इसको हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं जो हमारी उसमें डिफेक्टिव या फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस आ रही हैं। इनिशियली ये आपको कर्व बहुत अच्छी ऊपर जाती हुई नजर आएगी, लेकिन आफ्टर सम टाइम इट विल स्टेबलाइज, ठीक है। तो आप इसमें इंक्रीज स्लो होता जाएगा और इन दी एट वन एंड में भी ये बिल्कुल स्टेबल हो जाए। तो आप 1%, क्योंकि हमने बात की है कि 1% है, हमने एज्यूम किया हुआ 1% है फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन, तो आप देखिए 10,000 जो है वो हम कह रहे हैं कि 10,000 जो है 1 मिलियन में से दे आर फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन, 1% सिर्फ अगर आप इमेजिन करें, तो आप इमेजिन करें रियल वर्ल्ड सिनेरियो में इट कैन बी वेरी बिग, बट इनिशियली हम उसको बहुत रेडिली डिटेक्ट करेंगे बहुत तेज़ी से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो स्टेबल होती जाएगी अनलेस अंटिल 1% ऑफ ट्रांजैक्शंस आर अचीव्ड और आर डिटेक्टेड। ओके, अच्छा, in this scenario we have a total of 10,000 fraudulent transaction out of a total of ये, that's an average 1% fraudulent rate, that is one out of every 100 transaction is fraudulent, हर 100 में से एक जो है वो fraudulent है। So if we do not have any model, अगर हमारे पास ये मॉडलिंग प्रोसेस ना हो तो अदर वे क्या है इसको करने का, हम कह सकते हैं यार कि ठीक है हमारा रैंडम गैस ये हो सकता है कि अच्छा ये ना जिस तरह से आपकी ट्रांजैक्शन बढ़ रही है उस तरह से आपकी फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन भी बढ़ रही है, तो हम इसको स्ट्रेट लाइन में हमेशा एज्यूम करते हैं। तो इसके लिए हमारा रैंडम गैस ये कहता है कि यार पहले जी 1 लाख ट्रांजैक्शन थी उसमें थोड़ी थी, फिर 2 लाख होगी उसमें और ज़्यादा होगी। अब अगर आपको मैन्युअली इसका करना के कहा जाए तो आप कहेंगे यार ये इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएंगी, जिससे इस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ रही है। लॉजिक ये कहती है ऑब्जर्वेशन बढ़ रही है तो आपकी ट्रांजैक्शन भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है,
एक पर्टिकुलर वे, रैंडम गैस आपका ये। अब इन दोनों को कंपेयर किया जाए, ओके, सो ये 1.5 फिगर है ये वाली, और 1.5 फिगर में यू कैन सी दैट द लाइन डिवाइड्स द टोटल डाटा सेट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, रफली 2 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड कर रही है डाटा सेट को, ठीक है। ये टोटल डाटा सेट है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। लाइन के अंडर जो एरिया है वो ऑलमोस्ट 0.5 टाइम्स है ऑफ द टोटल एरिया, ठीक है। अगर पूरे एरिया को हम 1 कंसिडर करते हैं तो जो कि हाफ में कर दिए तो वो 0.5 टाइम्स ऑफ द टोटल एरिया। फॉर कन्वीनियंस, if we assume that the total area of the plot is 1 unit, then the total area under the line generated by random guess model would be 0.5। ये random guess से हमारे पास जनरेट हुआ है वो 0.5 नीचे और 0.5 ऊपर, अगर टोटल एरिया 1 है, ओके, दैट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को हम अपने प्रेडिक्टिव मॉडल के लिहाज से बात की जाए, जो हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया था 1% वाला, ठीक है, वो कर्व तो ऐसे आ रही है, आज तो दोनों का एंड पॉइंट सेम है, दोनों में इन दी एंड 1% ही अचीव हो रही है ये, लेकिन ये हमारी रैंडम गैस है और ये हमारा मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर केस में जो इस कर्व के नीचे एरिया कितना, जो रेड लाइन है इसके नीचे एरिया कितना है, और अगर ये 0.5 से ऊंचा बड़ा है, ज़्यादा है, तो यू कैन से ओके हमारा जो मेथड है या मॉडल है इट हैज़ डन गुड जॉब। तो AUC यानी कि एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व जो है ये एक वैल्यू होती है, ठीक है, और एरिया अंडर कर्व की वैल्यू जितनी हाई होगी आपका मॉडल उतना ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, व्हाट इट। और ग्राफिकली अगर देखा है तो ये वाली कर्व के नीचे एरिया जितना ज़्यादा होगा आप उतना ज़्यादा आपका मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। Thus, the higher the AUC, the better the predictive power of the model is। ये इसकी शॉर्ट सी स्टोरी है।